हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस को, और इस फर्स्ट सेम के सिलेबस में हम लोग यूनिट नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, किस तरह से ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? हमने देखा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी था, तो इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ प्राप्त होता था। ये हमें बाय बर्थ प्राप्त होता था, बाय बर्थ, और नॉन स्पेसिफिक होता था, नॉन स्पेसिफिक। जबकि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, यह स्पेसिफिक होता है और आफ्टर बर्थ हमें प्राप्त होता है। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ हम इस चीज़ को एक्वायर करते हैं। जब वेरियस पैथोजन के संपर्क में आते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, और इस इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे हम। चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या फिर इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज स्पेसिफिक एंड मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और lymphocyte are both, which make the एंटीजन हार्मलेस, जो एंटीजन को हार्मलेस बना देता है। इसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करेंगे हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक में इसका पहला कैरेक्टर है कि यह स्पेसिफिक होता है, इसमें स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। जबकि हम लोगों ने देखा था जो इन्नेट इम्यूनिटी था वो नॉन स्पेसिफिक था, यानी हर एक पैथोजन के लिए वो काम करता था, जबकि यह हर एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या पाई जाती है, स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। इट इज़ द एबिलिटी, स्पेसिफिसिटी है क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन पार्टिकल्स, वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यानी वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये डिफरेंशिएट कर लेता है, और डिफरेंशिएट करके हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो इसमें स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे तरह के एंटीबॉडी होंगे, क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिसिटी है, तो हर एक तरह के एंटीजन, जितने भी एंटीजन होंगे उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इट कैन रिकॉग्नाइज ये वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, यानी कि ये बहुत तरह की वैरायटी के फॉरेन मॉलिक्यूल को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या पाई जाती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर पाई जाती है। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपना कौन है पराया कौन है, इस चीज़ में डिफरेंशिएट कर पाते हैं ये।
नॉन सेल्फ एंड सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। तो इसमें और कौन सी पावर पाई जाती है? डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ और नॉन सेल्फ में कौन अपना है, कौन पराया है, इस चीज़ में ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडीज या फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं उनके प्रति ये रिस्पॉन्स करता है। एंड कैन अवॉइड द रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी। यानी जो सेल्फ होते हैं, जो हमारे बॉडी के हिस्से होते हैं, उन पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, पर जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो हमारे बॉडी के नहीं होते हैं, नॉन सेल्फ होते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्स करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम लोगों ने देखा इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो हमने कहा कि जो बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, वेरियस पैथोजन के संपर्क में आने के बाद, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि ये कैसे होते हैं। इनमें स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, एक स्पेशल एंटीजन के प्रति एक स्पेशल एंटीबॉडी बनते हैं, यानी हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होगा, तो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। दूसरा हम लोगों ने देखा इनमें डाइवर्सिटी होती है, यानी बहुत तरह के एंटीबॉडीज यहाँ पर बनते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अलावा इसमें मेमोरी सेल का भी फॉर्मेशन होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें मेमोरी सेल का भी फॉर्मेशन होता है। और ये मेमोरी सेल यदि भविष्य में उसी तरह का सेम पैथोजन दोबारा इंटर करता है तो मेमोरी सेल उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं और उस पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, व्हेन द इम्यून सिस्टम encounters a specific foreign agent, that is a microorganism या microbes, for the first time it generate immune response। पहली बार अगर कोई किसी भी माइक्रोब से पहली बार अगर इंकाउंटर हो रहा है तो ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंड एलिमिनेट द इन्वेडर्स, जो भी घुसपैठ हुआ है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया है उसको एलिमिनेट कर देता है, यानी उन्हें ख़त्म कर देता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इनकाउंटर, इसे हम फर्स्ट इनकाउंटर कहते हैं। द इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। हाँ, इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है वो रिटेन कर लेता है मेमोरी सेल, यानी यहाँ पर मेमोरी सेल भी बन जाते हैं फर्स्ट इनकाउंटर के बाद। एज ए रिजल्ट ये सेकेंड इनकाउंटर अकर्स मोर क्विकली। मेमोरी सेल के बनने से जो सेकेंड इनकाउंटर होता है उसके दौरान जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होता है। एंड अबाउंडेंटली देन द फर्स्ट इनकाउंटर, यानी फर्स्ट इनकाउंटर में जो रिस्पॉन्स हो रहा था उसके कंपैरिजन में सेकेंड इनकाउंटर के बाद जो रिस्पॉन्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम का वो बहुत क्विक और फास्टर होता है। तो ये था इसकी स्पेसिफिसिटी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप की, कितने तरह के होते हैं हमारे इम्यूनिटी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। एक तो हमारा होगा एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद से वर्क करके एंटीबॉडीज बनाती है या उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है, जबकि यहाँ पर हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यहाँ पर हमारी बॉडी खुद से कोई विशेष वर्क नहीं करती है, बल्कि हम यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज यूज करते हैं। एंटीबॉडीज यूज किए जाते हैं, यूज्ड। तो यदि रेडीमेड यूज किए जा रहे हैं, हाँ, ये पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये बहुत फास्ट होता है, फास्टर होता है, पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है। फास्ट बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत फास्ट काम करता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जबकि हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी ये स्लो काम करता है, स्लो रिस्पॉन्स करता है, पर बट फॉर लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करता है, पर स्लो भले ही रहे, पर शॉर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, यहाँ पर ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि IgG एक एंटीबॉडी है, IgG एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, यानी इनका फॉर्मेशन जो है ये मदर के बॉडी में होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके इंटर कर जाता है, इंटर्स इनटू फीटस, और फीटस के अंदर ये फिर उस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लगभग 3 मंथ के अराउंड, यानी आफ्टर बर्थ ये लगभग 3 मंथ के अराउंड उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे IgA एक एंटीबॉडी है जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, यानी मदर के फर्स्ट मिल्क में पाया जाता है, यानी ये पाया जाता है। IgA एक एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट होता है मैक्सिमम प्रेजेंट इन फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर के फर्स्ट मिल्क में पाया जाता है। और इस फर्स्ट मिल्क को कहा क्या जाता है, इस फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को कहा जाता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर ये पाया जाता है। तो इससे यानी मदर के अंदर बनता है, लेकिन आर्टिफिशियली ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर, जब कोई बेबी है वो सक करता है उस मिल्क को, तो उसके अंदर ये एंटीबॉडी चले जाते हैं और उसे प्रोटेक्शन देते हैं, उस फीटस को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। तीसरा इसी तरह का एक हम लोग यूज करते हैं एंटीवेनम। एंटीवेनम जो कि अगर स्नैक बाइट होता है, सांप आपको काटता है, तो उस दौरान डॉक्टर्स आपको एंटीवेनम देते हैं। और यह एंटीवेनम भी हमारे बॉडी में बनता नहीं है, बल्कि ये हम आर्टिफिशियली इसको इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्शन के रूप में लेते हैं।
और वह स्नेक वेनम से रिलीफ देता है हमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पैसिव इम्यूनिटी में यहाँ पर हमारी बॉडी खुद से कोई वर्क नहीं करती है, बल्कि जो भी हमें इम्यूनिटी दी जाती है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा दिया जाता है। तो एग्जाम्पल कुछ हम लोगों ने देखा यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल देखा कि IgG एक एंटीबॉडीज है जो कहाँ पर बनता है, मदर के बॉडी में बनता है, और वह एंटीबॉडीज प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फिटस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उस फिटस को लगभग 3 महीने तक की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा हम लोगों ने देखा IgA कहाँ पर पाया जाता है, ये मैक्सिमम ज़्यादातर मात्रा में देखेंगे तो ये मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम उसके अंदर पाया जाता है। जब भी उसको कोई बेबी उसको सक करता है उस मिल्क को, तो उससे भी ये एंटीबॉडी रिसीव हो जाती है, प्राप्त हो जाती है और उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है एंटीवेनम है यह भी हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कराते हैं। तो ये सारे के सारे एंटीबॉडीज फास्ट काम करते हैं पर स्लो मतलब इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, जबकि यहाँ पर हमारी बॉडी खुद से वर्क करके बॉडी स्वयं सेल्फ प्रोड्यूस करती है। बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यहाँ पर हमारी बॉडी खुद से कार्य करके एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करती है। तो हम यहाँ पर अगेन इसकी डिवाइड अगर करना चाहें तो इसे हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल यानी जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जब भी हम किसी डिजीज से हमारा इनकाउंटर होता है, किसी पैथोजेनिक माइक्रोब से हमारा इनकाउंटर होता है, तो उस दौरान हमें जो डिजीज क्योर होने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है वो नेचुरल पैथोजेंस, ऑल नेचुरल पैथोजेनिक डिजीज। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल डिजीज पैथोजेंस होते हैं उनसे जब हमारी एनकाउंटर होती है तो हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये नेचुरली हो रहा है। बाकी दूसरा हम लोग एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियली वैक्सीन देते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा नेचुरली हम कहीं ना कहीं किसी पैथोजन से जो डिजीज काजिंग पैथोजन है उनसे इनकाउंटर होती है और हमारे बॉडी में इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियली वैक्सीन देते हैं ताकि हम अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके टाइप की बात किया। अब हम उसी को एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये दो तरह के होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे यहाँ पर देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। हमने टाइप की बात की थी, तो दो तरह की इम्यूनिटी हो गई, यानी पहला एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की हम बात करेंगे। इन दिस इम्यूनिटी पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो पर्सन है उसकी जो सेल्स होती हैं वो स्वयं ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन। जब भी हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन होता है या हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे सेल्स जब खुद से इम्यूनिटी डेवलप करें, खुद से उसके प्रति रिस्पॉन्स करें, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ स्लो, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये कैसा होता है, स्लो होता है एंड टेक लॉन्ग टाइम
टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये स्लो होता है और एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में टाइम लगता है, जबकि आर्टिफिशियली हम लेते हैं तो वो और लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ये लंबे समय तक काम करने वाले एंटीबॉडीज होते हैं और हार्मलेस भी होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर हमने देखा कई पॉइंट, ये स्लो काम करते हैं, इनके फॉर्मेशन में लंबा समय लगता है, इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यानी लंबे समय तक काम करते हैं और हमारे बॉडी के लिए हार्मलेस होते हैं। नेक्स्ट, जबकि जो हम पैसिव इम्यूनिटी लेते हैं वो कई बार हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल, हमने जैसे बात किया पिछले स्लाइड पर, नेचुरल भी हो सकते हैं और ये आर्टिफिशियल भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचुरल की। ये पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था और वह रिकवर हो चुका है, या उसे मम्पस था, तो वह भी क्या होता है, उसमें डेवलप हो जाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर रिकवर होने के बाद उसके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। दोबारा अगर सेम पैथोजन दोबारा इंटर करेगा तो उससे तुरंत मेमोरी सेल उसको किल कर देंगे या मेमोरी सेल उसे मारने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। इट इज रेजिस्टेंसी इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीनेशन, जैसा हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि जो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन और एज फॉलोज, कुछ वैक्सीन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे वायरल वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन में जैसे हम पहला जो लाइव वैक्सीन हम दिया जाता है BCG वैक्सीन है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह से ये कई सारे वैक्सीन्स हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी की हम लोगों ने बात किया, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का यूज करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द पर्सन, इनटू ए पर्सन, एक पर्सन के अंदर जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं उसे हम इंजेक्शन के द्वारा उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। कोई भी फॉरेन एजेंट अगर उसके बॉडी में आता है तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट कर देते हैं और इस एंटीबॉडी, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं क्या हैं, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, ये है आपको तुरंत रिलीफ देगा, पर इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक काम नहीं करेगा। इमीडिएट काम तो करेगा पर लंबे समय तक काम नहीं करेगा। इट मे बी क्रिएट प्रॉब्लम, कभी कभी यह प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जबकि हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी था वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल, यह भी नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, इज द रेजिस्टेंसी पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस। यहाँ पर जो नेचुरल है उसमें जो भी हमने बात किया IgA की, IgG की बात किया, तो ये IgG हमने बताया कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके पहुंच जाता है कहाँ पर, फीटस के अंदर, और उसे लगभग 3 मंथ के अराउंड उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे कंप्लीट। हमने आज के वीडियो में जो भी डिस्कशन किया वो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।